हेलो स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वीडियो नंबर 10 है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने स्थायी कक्षा में घूमता है तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, अपनी कक्षाओं में यदि घूम रहा है तो या अपनी कक्षाओं में वो जब भ्रमण करता है, अपनी कक्षाओं में घूमता है, अपनी कक्षा में रह के घूमता है तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में, मतलब अपने से ऊपर वाली ऑर्बिट में या अपने से कम ऊर्जा वाली ऑर्बिट में जब जंप करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। तो ऊर्जा का अवशोषण कब होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन कब होता है? तो ऊर्जा जो है अवशोषित तब होती है जब इलेक्ट्रॉन अपने से हायर एनर्जी, अपने से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जंप करता है। और जब इलेक्ट्रॉन अपने से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में जंप करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यहीं पे हम आगे लिख लेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन jump from lower energy orbit to higher energy orbit. When electron jump from lower energy orbit to higher energy orbit, जब इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जंप करता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट, तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एटम। तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। इसी का जस्ट उल्टा हम ले लें, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन अपने से उच्च ऊर्जा वाली हायर एनर्जी ऑर्बिट में भी जा सकता है और लोअर एनर्जी ऑर्बिट में भी जा सकता है। जब हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जब लोअर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी इवॉल्व होगी, एमिट होगी। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, उस केस में एनर्जी इवॉल्व होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, एनर्जी इमिटेड बाय एटम। क्लियर? सिंपल सा मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा से किसी दूसरे कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित हो सकती है या उत्सर्जित हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा वाली ऑर्बिट में जा रहा है, अपने से निम्न ऊर्जा ऑर्बिट में। यदि अपने से उच्च ऊर्जा ऑर्बिट में जंप करेगा तो अवशोषण होगा और अगर निम्न ऊर्जा में जाएगा तो उत्सर्जन होता है। क्लियर? इसके लिए एक फॉर्मूला है, एनर्जी के अंतर का डिफरेंस, मतलब अपने एनर्जी ऑर्बिट से किसी भी अपने से उच्च ऊर्जा में जा रहा है या लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है या हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है, तो उसके लिए एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, दैट इज डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। देखिए डेल्टा ई क्या है, E1 और E2 क्या है? तो डेल्टा ई क्या है? ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा ई दैट इज चेंज इन एनर्जी, ऊर्जा में क्या अंतर है, ऊर्जा के बीच का अंतर। E2 क्या है? E2 मतलब हायर एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी ऑर्बिट, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर की हायर एनर्जी ऑर्बिट की ऊर्जा। और E1 क्या है? आपकी एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट की ऊर्जा, एनर्जी। क्लियर? तो ये है हमारा बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर के परमाणु मॉडल को एक बार हम फिर से थॉरली देख लेंगे कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या बातें कही। तो देखिए बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या कह रखा था, इस बार एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे कि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो
इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और नाभिक के बाहर, फिर उन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्तीय कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित प्रकार की वृत्तीय कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए। फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल उन्हीं एनर्जी ऑर्बिट, क्योंकि हमें कैसे पता चले कौन सी एनर्जी ऑर्बिट निश्चित है, तो फिर उन्होंने कहा बोर ने कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में जो है चक्कर लगाते हैं, या केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रहते हैं जिसका कि एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग जो है h/2π का पूर्ण गुणित होता है। और इस तरह की वृत्तीय कक्षाएं निश्चित होती हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थायी कक्षा, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है उनको, ऐसा कहा बोर ने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रह करके चक्कर लगा रहे हो और बिना ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं, तो उसे स्थायी कक्षा कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रह के घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से ऊपर या नीचे जंप करते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल के क्या जो है सक्सेस थे, कि बोर के परमाणु मॉडल में क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो सक्सेस ऑफ बोर, मतलब बोर का जो परमाणु मॉडल था किन बातों को बताने में सफल रहा। तो बोर के परमाणु मॉडल की सफलता क्या थी। तो फर्स्ट है कि बोर मॉडल जो है परमाणु की स्टेबिलिटी को एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में सफल रहा। तो बोर मॉडल could explain the stability of atom, तो बोर का परमाणु मॉडल परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा। फिर कह रहे हैं कि जो बोर का परमाणु मॉडल है, बोर मॉडल हेल्प in calculating energy of an electron in a particular orbit। एक निश्चित वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को कैलकुलेट करने में बोर का परमाणु मॉडल सफल रहा। इसके अलावा जो बोर का मॉडल था वो जो है हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी सफल रहा। तो बोर मॉडल could explain the atomic spectrum of hydrogen atom। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में बोर का परमाणु मॉडल सफल रहा। पहला, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में, इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित कक्षा में ऊर्जा निकालने में, कैलकुलेट करने में, गणना करने में सफल रहा। इसके अलावा हाइड्रोजन परमाणु के जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ये सफल रहा। अब चूंकि हर मॉडल की कोई न कोई कमियां होती हैं, तो बोर के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमी थी, तो हमें ये देखना है कि बोर के परमाणु मॉडल में क्या कमी थी। तो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। तो बोर के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी। तो पहला, बोर का जो मॉडल था, बोर मॉडल could not explain, नहीं एक्सप्लेन कर पाया, किसके बारे में, could not explain the spectra of atom containing more than one electron।
हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो बोर का परमाणु मॉडल किया, लेकिन ऐसे परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाए गए। ऐसे आयन जिनमें कि केवल एक इलेक्ट्रॉन थे, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में बोर का परमाणु मॉडल सफल रहा, लेकिन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में बोर का परमाणु मॉडल सफल नहीं रहा। कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? पहला फर्स्ट। उसके बाद जो बोर का मॉडल था, बोर एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, नहीं एक्सप्लेन कर पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। स्पेक्ट्रम लाइंस की जो मतलब हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था, उसकी जो स्पेक्ट्रम लाइन मिली, उसकी फाइन स्ट्रक्चर यानी उसकी सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने में बोर का परमाणु मॉडल सफल नहीं रहा। मतलब स्पेक्ट्रम के लाइंस की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने में बोर का परमाणु मॉडल सफल नहीं रहा। इसके अलावा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में बोर का परमाणु मॉडल सफल नहीं रहा। अगला, बोर के परमाणु मॉडल में अगला जो ड्रॉबैक है, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बोर का परमाणु मॉडल है वो जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में सफल नहीं रहा। सबसे पहले बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव एंड स्टार्क इफेक्ट। तो बोर का परमाणु मॉडल जो था वो जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या होता है, जीमान प्रभाव क्या होता है, या स्टार्क प्रभाव क्या होता है। तो जो है जीमान प्रभाव क्या है, जब स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है टूट जाए, स्पेक्ट्रल लाइन जब चुंबकीय फील्ड में रखने पर, कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जब स्पेक्ट्रल लाइन टूट जाती है, विभक्त हो जाती है, तो उस प्रभाव को हम कहते हैं जीमान इफेक्ट। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का विभक्त हो जाना, टूट जाना, splitting of a spectral line in the presence of magnetic field is called जीमान इफेक्ट। तो जीमान प्रभाव किसे कहते हैं, जब हम जो है चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर प्रभाव में, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रल लाइन का टूट जाना ही क्या कहलाता है, जीमान इफेक्ट कहलाता है। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो टूट जाए, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रल लाइन को रखने पर जब वो स्प्लिट हो जाए, वो कई भागों में बंट जाए, तो उसे हम कहते हैं जीमान प्रभाव। उसी तरीके से स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, तो जब स्पेक्ट्रल लाइन जो है, स्पेक्ट्रल लाइन का टूटना किसकी उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल लाइन का टूट जाना स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। दैट मीन्स कि आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का टूटना, स्पेक्ट्रल रेखाओं का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द presence of electric field is called स्टार्क इफेक्ट। उसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, स्टार्क प्रभाव कहते हैं। तो इन दोनों को बड़ी सिंपली आप याद रख सकते हैं कि जीमान प्रभाव क्या है, स्टार्क प्रभाव क्या है। तो स्टार्क प्रभाव या जीमान प्रभाव में बस एक चीज का अंतर है, वो ये है कि स्टार्क प्रभाव जो है विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में होता है, जबकि जीमान प्रभाव जो है मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में होता है, और बाकी दोनों में सेम चीज वही हो रहा है। तो देखिए जीमान प्रभाव कह रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन का, स्पेक्ट्रल रेखाओं
रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण टूट जाना, विभक्त हो जाना जीवान प्रभाव कहलाता है, जबकि स्पेक्ट्रल रेखाओं का विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? स्टार्क प्रभाव कहलाता है। तो ये था बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। यहाँ पर हमारा बोर का परमाणु मॉडल कंप्लीट हो जाता है कि व्हाट इज बोर एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल क्या है, उसकी क्या सफलताएं थी और उसमें क्या कमियां थी। तो 3 परमाणु मॉडल हमने पढ़ा, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन से स्टार्ट करके जब हमने बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ लिया तो हमें ये पता चल गया कि हाँ जो है एटम हमारा जो है परमाणु गोलाकार होता है, सूक्ष्म होता है और विद्युत उदासीन कण है, और प्रत्येक परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस उपस्थित होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण न्यूक्लियस धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में एक निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन कण होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक, इसी में बोर के परमाणु मॉडल में थोड़ा सा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो देखेंगे, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या मिलता है, देखिए शॉर्टकट पढ़ेंगे। 5 सीरीज ऑफ लाइंस, 5 सीरीज ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन्ड, 5 सीरीज ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन्ड दे आर एज फॉलो, जो इस प्रकार से हैं। देखिए यही चीज बोर के परमाणु मॉडल में देखा था, बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया था कि क्या कमियां थी। तो हमने बताया कि बोर के परमाणु मॉडल जो है एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो बोर ने किया, बोर का परमाणु मॉडल ने, लेकिन बोर के परमाणु मॉडल जो था वो हाइड्रोजन परमाणु के एटॉमिक स्पेक्ट्रम की जो लाइंस थी, जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, उनके सूक्ष्म संरचनाओं के अध्ययन को नहीं कर सका। तो वही है हमारा अगला टॉपिक, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में किस तरह की लाइंस मिली है, जो लाइंस मिली है, जो स्पेक्ट्रम को जब स्टडी किया गया तो उसमें ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी 5 श्रेणियां हैं। मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम 5 सीरीज ऑफ लाइंस और ऑब्टेन्ड, लाइंस की रेखाओं की, स्पेक्ट्रल रेखाओं की 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। क्लियर। हाइड्रोजन, फिर से ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन की 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं जो इस प्रकार से है। तो 5 सीरीज ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कौन कौन से हैं जरा इसको हम देखेंगे, 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो सीरीज, एक कॉलम बना लेंगे सीरीज, और फिर N1 वैल्यू और स्पेक्ट्रल रीजन, कौन सी सीरीज किस जो है रीजन में पाई गई है, इसको देखेंगे हम। तो कौन से हैं वो 5 सीरीज। फर्स्ट, पहला है दैट इज लाइमन सीरीज। फर्स्ट है लाइमन सीरीज, जो पहली स्पेक्ट्रल सीरीज है, पहली स्पेक्ट्रल रेखाओं की सीरीज, उसको बोलते हैं लाइमन। और दूसरा है बामर, लाइमन श्रेणी, बामर सॉरी। एंड थर्ड वन है पास्कन श्रेणी, पास्कन सीरीज। एंड द फोर्थ वन दैट इज ब्रैकेट सीरीज। एंड द लास्ट वन है फूर्न सीरीज, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो 5 श्रेणियां मिली कौन कौन सी, फर्स्ट वन लाइमन श्रेणी, सेकंड बामर, थर्ड है पास्कन एंड द फोर्थ वन इज द ब्रैकेट श्रेणी। और इनकी N1 वैल्यू लाइमन के लिए 1 है, बामर की 2 है, पास्कन की 3 है एंड ब्रैकेट की 4 है। और जो लाइमन श्रेणी थी वो कहां पर मिलती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। लाइमन श्रेणी ऑब्टेन्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन,
अल्ट्रावायलेट रीजन। तो जो लाइमन श्रेणी है वो किस रीजन में मिलती है? लाइमन श्रेणी जो है वो आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन यानी पराबैंगनी खंड में प्राप्त होती है। क्लियर? बामर श्रेणी कहां पर मिलती है? वो विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में, विजिबल खंड में प्राप्त होती है यानी दृश्य खंड में दिखाई देता है। तो लाइमन सीरीज जो है पराबैंगनी खंड में और बामर श्रेणी विजिबल यानी कि आपके दृश्य खंड में, और जो पास्कन सीरीज है, पास्कन श्रेणी है वो आपकी नियर इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, नियर IR रीजन में मिलती है। मतलब कि सुदूर और निकट और रक्त खंड में प्राप्त होता है, नियर में मिलता है। नेक्स्ट ब्रैकेट जो है वो फार इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। मतलब कुल मिला के ये है कि जो आपकी लाइमन श्रेणी है वो UV में मिल रही है और बामर विजिबल में मिल रही है। बाकी पास्कन, ब्रैकेट और फुंड दोनों ही इंफ्रारेड, तीनों इंफ्रारेड रीजन में मिलते हैं। बस अंतर इतना है कि जो पास्कन है वो निकट इंफ्रारेड रीजन में, जबकि ब्रैकेट और फुंड जो है वो आपके दूर फार इंफ्रारेड रीजन में मिलते हैं। तो पांचवी श्रेणी है आपकी फिफ्थ वन, दैट इज फुंड सीरीज। फुंड सीरीज के लिए वैल्यू N1 की है दैट इज 5 और ये किस रीजन में मिल रहा है? दैट इज फार इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। तो ये हो गए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल रेखाओं की श्रेणियां। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल रेखाओं की 5 श्रेणियां मिलती हैं, उनके नाम याद रखने हैं आपको और वो किस खंड में मिलते हैं ये याद रखने हैं। तो लाइमर, बामन, पास्कन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन पहली है, बामर सेकंड है, पास्कन थर्ड है, ब्रैकेट फोर्थ है एंड फुंड 5 सीरीज है, 5वीं सीरीज है। लाइमन UV रीजन में, बामर विजिबल रीजन में, पास्कन, ब्रैकेट और फुंड जो है आपकी इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये 5 श्रेणियां मिली, इनका वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, इनका जो है इनकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, मतलब इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियों की, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल लाइन की जो 5 श्रेणियां मिली, इन 5 सीरीज की 5 श्रेणियों के तरंग दैर्घ्य को कैलकुलेट करने के लिए, वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए रेडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया जिसे रेडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। तो फॉर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ को लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ सीरीज, कौन सी है? जो 5 सीरीज है, 5 सीरीज ऑफ लाइंस रेडबर्ग गिवन अ फॉर्मूला which is known as रेडबर्ग फॉर्मूला, जिसे हम रेडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल